हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 12 के लिए पर्यावरण मुद्दे चैप्टर से है ना क्या देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और क्या, हरित गृह प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन को कहते हैं, और हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसी को जानेंगे, कैसे कैसे ये उत्पन्न होता है। पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर ले ग्लोबल वार्मिंग को। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक स्तर पर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा है, वो 0.03% थी, अब जो बढ़ कर के 0.04% पहुंच चुकी है। तो इसके स्तर को बनाए रखने में, हमारी पृथ्वी पर इस गैस के स्तर को बनाए रखने में पौधे की जो होती है वो अहम भूमिका होती है। पौधे ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, बदले में वातावरण में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ी है, मनुष्य की आबादी के बढ़ने के साथ ही प्रकृति में क्या हुआ है, जीवाश्म ईंधन का प्रचलन बढ़ा है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब को हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जलाने लगे हैं। इसके अलावा जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, जंगल की लकड़ियों को जलाया जा रहा है, जिसके वजह से लगातार वातावरण में CO2 गैस की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारा CO2 इम्पॉर्टेंट गैस है, हमारे वातावरण में इसका रहना अति आवश्यक है। CO2 का 0.03% मात्रा जो है हमारे प्रकृति के लिए अच्छा है। ये क्या करता है, तो सबसे पहले ये जाने, CO2 गैस में ये क्षमता होती है कि ये क्या करता है, सूर्य की इंफ्रारेड जो होती है ना, उसको सोख लेता है और पृथ्वी के तापक्रम को बनाए रखने में मदद करता है ये। ठीक है, तो ये पृथ्वी के तापक्रम को बनाने में मदद करता है। कौन? हमारा CO2। ये एक कवच की तरह काम करता है पृथ्वी का, और ये वायुमंडलीय तापमान को हमेशा ऑप्टिमम रखता है, संतुलित रखता है। CO2 के वजह से ही पृथ्वी का तापक्रम निश्चित रहता है। ऐसे समझे कि ये एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक कार घंटों से गर्मी के दिन में, जून के महीने में, है ना, धूप में खड़ी है, तो हम अगर धूप में उस कार के अंदर बैठते तो हमें कितनी गर्मी महसूस होती है, और जैसे ही हम लोग शीशा खोलते हैं तो तापमान में हमें कमी दिखाई देती है। तो होता क्या है कि ये शीशा क्या करता है, तापमान को अंदर अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन तापमान को बाहर निकलने नहीं देता है, और यहाँ का तापमान मेंटेन रहता है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी पर भी ये ग्रीन हाउस गैस जो है ना, वो तापमान को मेंटेन करने का काम करता है, और हमारी पृथ्वी का तापमान बना रहता है। अगर 0.03% की मात्रा है जो पृथ्वी को इतना तापमान दे रही है जिससे हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, अगर हमारे पृथ्वी पर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, तो हमारा तापमान भी पृथ्वी का बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने जाना कि ग्रीन हाउस गैस की तरह यह हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, और अब जानेंगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है, और किसके बढ़ने से हमारे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो CO2 अगर बढ़े, मीथेन बढ़े, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़े, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़े, या अन्य कोई भी कार्बन युक्त गैस की मात्रा अगर बढ़ती है तो पृथ्वी के तापक्रम में बढ़ोतरी होती है। अकेले CO2 60% पृथ्वी के तापमान को बढ़ा सकता है। CH4 का योगदान जो है 20% है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 6% योगदान करते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 14% योगदान करते हैं पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ाने में, है ना। इतना ही मान लीजिए कि CO2 हमारा इतना आवश्यक है, अगर ये नहीं रहता तो हमारा दिन काफ़ी गर्म होता है पृथ्वी का, और रातें काफ़ी ठंडी होती, -18 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जा सकता था पृथ्वी का, है ना। तो ये हमारा पृथ्वी का कितना अच्छा से ख्याल रखने का काम करता है CO2, अगर निश्चित मात्रा में है तो। अगर हम लोग इस गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं CO2, या हमारे जानते हैं कि फैक्ट्री के वजह से, इन जीवाश्म ईंधन के जलने के वजह से, जो भी कारण हो, इससे अगर हमारे वातावरण में ये बढ़ता है तो वातावरण का तापमान भी बढ़ेगा, और तापमान के बढ़ने से विचित्र तरह की जलवायु परिवर्तन की घटनाएं होगी, है ना।
इस विचित्र तरह की जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में एक घटना अल नीनो प्रभाव है ना। और इससे हमारा भूमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी होगा, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। वैश्विक स्तर पर तापमान अगर बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इतना मात्रा में यहाँ बर्फ जमा हुआ है कि अगर पूरा बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का काफ़ी हिस्सा है ना पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। किलोमीटर में यहाँ बर्फ जमा हुआ है, लेकिन जमा हुआ है तो डूब जाएगा, है ना। तो क्या होगा, जो हमारे कोस्टल एरिया है, जैसे कोस्टल एरिया में आप बहुत सारे देश देख सकते हैं, अंडमान निकोबार है, त्रिवेंद्रम है, न्यूयॉर्क है, मालदीव है ना, और क्या है, मियामी है, आपका ये क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे देशों को देख सकते हैं। मुंबई आपका आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा, कोचीन आ जाएगा। ये सब जो है ना समुद्र के किनारे हैं, तो ये जल के अंदर डूब जाएंगे। इतना घाटा है। हमारा स्तर जो है अभी तक तो सुधरा नहीं है, हम लोगों ने सुधार तो कुछ किया नहीं है जिससे कि CO2 की मात्रा कम हो। तो हो क्या रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2050 तक ऐसी स्थिति होगी कि हमारा तापमान अभी के तापमान से 1.5 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इतना बढ़ेगा तो किनारे बर्फ तो पिघलेगा ही, बर्फ पिघलेगा तो किनारे वाले क्षेत्रों पर खतरा मंडराएगा ही मंडराएगा, है ना। तो ये 2 टॉपिक को हम लोगों ने देखा। पहला, इससे क्या निकला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, और हरित गृह गैसों के नाम लिखें, है ना। इतना सारा क्वेश्चन निकला है। अब इस हरित गृह प्रभाव को, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसको भी जानना तो चाहिए ही, है ना। तो उसका उपाय क्या है कि आप जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग करें, वृक्षारोपण को बढ़ाना है, जंगल को बढ़ाना है, ऊर्जा की दक्षता में सुधार करना है। हमें करना क्या है, तो ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजना है। परंपरागत जो हमारे स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन का दहन वगैरह, इसे छोड़ना है। सौर ऊर्जा की ओर मुड़ना है, पवन चक्की की ओर मुड़ना है ना। हाइडल पावर है, इसके अलावा जियोथर्मल पावर है, और भी कई कारक है जिससे ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। हाइड्रोजन के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं ऊर्जा को। और साथ में सबसे बड़ा चीज़ तो है कि हम अपने जनसंख्या में कमी लाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।